सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के जो आप लोग मैथ के मॉडल सेट नंबर 5 मॉडल सेट नंबर 5 के कुल सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे देखिए अपना मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देखिए अब पहला प्रश्न 1 नंबर है कि निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। देखिए दो प्रकार के दशमलव प्रसार होती है, एक शांत होती है और एक होती है अशांत। एक होती है अशांत। अगर देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि कोई भी भिन्न होता है x बटा y। ऊपर वाला बोलते हैं अंश और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। नीचे वाला बोलते हैं हर। तो अगर हर में 2 या 5 या 2 या 5 में से दोनों का गुणज रहेगा तब ये होगा अंश, ये होगा अंश। अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई और कोई संख्या रहेगा, जैसे अगर 3 रहेगा या कोई 7 रहेगा, तब उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे अशांत। तब इसको कहेंगे अशांत। अगर इसमें रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, 2 या 5 रहेगा तो कहेंगे उसको शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई रहेगा तो उसको कहेंगे अशांत। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यानी 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा संख्या होगा। जैसे कि ऑप्शन ए है तो देखिए इसमें हर में देखिए 2 और 5 है, यानी ये शांत है। ऑप्शन बी बड़ा है तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऊपर में 17 है, नीचे 40 है, तो 40 का एलसीएम कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर 5 8 40 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 4 8, 2 2 में 4, यानी 5 और 2 ही आ रहा है, यानी ये भी शांत है, ये भी एक तरह की शांत है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं 77 बटा 210। तो इसको काटिए, 7 11 77, 7 3 21, यानी 11 बटा 30। तो नीचे वाला एलसीएम कीजिए 30 वाला, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 3 और 5 आएगा। तो देखिए अब 3 भी आ गया, यानी ये अशांत है। तो अशांत आवृत्ति कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि एक धनात्मक संख्या 2a + 1 के रूप का है, तो यह निम्न में से क्या होगा। तो +1 वाला देखिए यहाँ पर क्या, ये विषम संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, ये विषम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर देखिए कि 7 गुना 11, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर गुना होगा। गुना 13 + 13 का भाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 13 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर बचा कितना, 7 गुना 11 प्लस यहाँ पर 13 तो ले लिया, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर हुआ 13, यहाँ पर 7 77 + 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 और 77, 1 कितना हुआ, 78। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1014। 1014 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न की किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। तो विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2m + 1, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद के px के शून्यों की संख्या। देखिए px के शून्यों की संख्या, कर्व कितना बार कर रहा है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, 2 बार, यानी px के शून्यों की संख्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न की द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यों का योग क्या होगा। तो देखिए शून्यों का योग क्या फॉर्मूला होता है, -b बटा a, तो यहाँ पर देखिए a है 1, b है 7, b है 7, तो -7 बटा a कितना 1, यानी -7 बटा 1, यानी कितना होगा, -7। तो -7 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यों का योग 1 है और गुणनफल -1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यों का योग क्या फॉर्मूला होता है, शून्यों का योग फॉर्मूला होता है -b/a, या दिया गया ये 1, और नीचे कुछ नहीं 1, और शून्यों का गुणनफल क्या फॉर्मूला होता है, c/a, ये दिया गया 1, नीचे कुछ नहीं 1 होगा, तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, b बराबर -b बराबर 1 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा, c बराबर कितना है, c बराबर यहाँ पर -1 है, यानी c बराबर -1 होगा। और द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। मान बिठा दीजिए, a का मान यहाँ पर 1, यानी x² हो जाएगा, b का मान -1, यानी -x हो जाएगा, c का मान -1, यानी x² - x -1। x² - x -1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि अद्वितीय हल की स्थिति में आलेख की रेखाएं एक दूसरे के होते हैं। तो अद्वितीय की स्थिति में आलेख की रेखाएं कैसे होती है, तो आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए
9 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 तथा 4x - 5y + 6 = 0 क्या है। तो यहाँ पर a1 बटा a2 निकालिए। यहाँ पर a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2 है, a2 यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आया काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1 बटा b2 निकालिए, तो यहाँ पर b1 कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 और b2 कितना है -5। तो देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों अलग अलग है। a1 बटा a2 1/2 आया और b1 बटा b2 3/-5 हुआ, यानी दोनों इज नॉट आया। और दोनों जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है अद्वितीय हल होता है, ठीक है, यानी अद्वितीय हलों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख की रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक है। जब रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होती है तो युग्म का हल क्या होता है, तो युग्म का कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात समीकरण के बराबर मूल होते हैं, तो जब बराबर मूल होते हैं तो क्या होता है b² - 4ac = 0 होता है, ठीक है, बराबर 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न की द्वितीय समीकरण x² - x -1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो डी निकालिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले a बराबर कितना होगा 1 होगा, यहाँ पर -x यानी b बराबर -1 हो जाएगा, c बराबर -1 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। b² कितना है -1, तो -1 - 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इसका 1, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 के 4 यानी 4 के 5 हो जाएगा। तो 5 यानी 0 से ज़्यादा आया, तो जब 0 से ज़्यादा आता है तो क्या होता है वास्तविक तथा भिन्न मूल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 का विभक्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 6 है, b बराबर यहाँ पर -1 है, c बराबर यहाँ पर -2 है और d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b कितना है -1² -4 इंटू a कितना है 6 और c कितना है यहाँ पर c है यहाँ पर -2, ठीक है। गुणा कीजिए -1² 1 यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 424, 24 में 48 और एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर के द्विघात समीकरण का आलेख क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण का आलेख इस तरह का होता है, द्विघात समीकरण का आलेख यहाँ पर इस तरह का होता है। तो ये क्या होता है परवलयाकार होता है, परवलयाकार, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का आलेख होता है परवलयाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि यदि क्या है का प्रथम पद AP और ए यहाँ पर -1 है, सारबंधक D 1/2 है, तो दूसरा पद क्या होगा। तो A2 बराबर क्या होता है A + D, A कितना है -1 और D कितना है 1/2, ठीक है। इसको सरल कीजिए तो 2 इधर -2 + 1 तो कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। -1/2 -1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। यानी A बराबर यहाँ पर 3 दिया गया है, D बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा और कौन सा पद 78 यानी अंतिम पद यहाँ पर 78 हो जाएगा 78। तो n निकालने बोला, तो an बराबर क्या फॉर्मूला था a + n - 1 इंटू डी। an यहाँ पर 78 है, a यहाँ पर कितना है 3 है, n का तो मान निकालना है -1 इंटू डी कितना है यहाँ पर d है यहाँ पर 5, ठीक है। तो 78 - 3 बराबर n -1 इंटू 5, तो 78 - 3 यहाँ पर लिखते ऊपर में 75 हो जाएगा बराबर n -1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 5 15 75 यानी 15 बराबर n -1 है, ठीक है। 15 बराबर n -1, तो n बराबर कितना होगा 15 -1 है तो इधर +1 है, 15 और 1 कितना होगा 16 यानी n का मान निकलेगा कितना 16 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि 1 + 2 + 2 का +100 का योगफल कितना होगा, यानी SN निकालने बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, d बराबर यहाँ पर कितना है, d बराबर 2 - 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर an कितना है 100 है, ठीक है। अंतिम पद कितना है 100 है। तो यहाँ पर योगफल यानी SN निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें n निकालना होगा, तो an निकाल लेते हैं। an बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। तो an यहाँ पर है 100 और a है 1, n का मतलब मान निकालना है इंटू डी कितना है पर 1, ठीक है। तो अब 100 - 1 हो जाएगा 99 इधर हो जाएगा n - 1,
तो इधर n-1 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 99 + 1 यानी n बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, n बराबर 100 आया। तो देखिए a बराबर यहाँ पर 1 है, d बराबर भी 1 है, यहाँ पर n बराबर 100 है, n बराबर 100 है और an बराबर भी 100 है। ठीक है, यहाँ पर Sn निकालना है तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ये पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है 100/2, पहला पद 1 है और अंतिम पद यहाँ पर 100 है। ठीक है, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 2 50 100, तो 50 गुना 100 और एक कितना होगा 101, यानी 50 गुना 101, 50 गुना 101 को गुना कीजिए 50 गुना 101 तो कितना होगा 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0 यानी 5050, 5050 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। देखिए यहाँ पर संगत कोण है तो जब संगत कोण रहेगा तो यहाँ पर बराबर होता है, संगत कोण बराबर होती है, और अगर भुजा बोलता है तो भुजा समानुपाती होता है। ठीक है, यह संगत कोण है इसलिए बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AE/EC बराबर 3/4 है तो AD/DB बराबर क्या होगा। जैसे कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज क्या है ABC। ठीक है, यहाँ पर ये DE है और यहाँ पर DE समांतर BC है। तो जब DE समांतर BC होता है तो क्या होता है AD/DB बराबर होता है AE/EC। ठीक है, तो यहाँ पर AD/DB निकालने बोला है और AE/EC कितना दिया गया 3/4, यानी AD/DB कितना निकलेगा 3/4, 3/4 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB है 6√3 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 12 है, सबसे बड़ा 12 है तो यहाँ पर 12 स्क्वायर लीजिए। उसके बाद सबसे छोटा वाला कितना है 6 है, फिर 6√3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 कितना होगा 144, यहाँ पर 6 कितना होगा 36, यहाँ पर 6 36 और √3 का 3 हो जाएगा 36 और 3 कितना होगा 108 हो जाएगा। यहाँ पर 144, 36 और 108 कितना होगा 144, यानी दोनों बराबर आ रहा है। तो इसको क्या 12 स्क्वायर यानी क्या है AC स्क्वायर है, यहाँ पर 6 स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB स्क्वायर, यानी ये क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये क्या होता है जब समकोण होता है, जब 90 डिग्री होता है, तो यानी कोण B का मान निकल जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि बिंदु 2 3 एवं 4 - 3 की दूरी क्या है। जैसे कि यहाँ पर बिंदु 2 3 दिया गया है, 2 3 और यहाँ पर बिंदु 4 - 3 दिया गया है। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी क्या होता है 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर -3 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा और यहाँ पर -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 और यहाँ पर 6 36 यानी 40 यानी √40। ठीक है, √40 आएगा, √40 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 4 गुना 10, 4 गुना 10 यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और √10 यानी 2√10। ठीक है, 2√10 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर देखिए 22 नंबर कि मूल बिंदु से बिंदु 4 - 3 की दूरी क्या है। जैसे कि अब मूल बिंदु का कितना होता है निर्देशांक 0 0 होता है और एक बिंदु है 4 - 3 से दूरी कितना है, तो दूरी क्या होता है √10 यहाँ पर 4 - 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर -3 - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 0 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, यहाँ पर -3 - 0 स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, यानी 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ नीचे लिखते थे। ठीक है, 4 4 16 हो जाएगा और 3 देखिए 9, तो 16 और 9 कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना लगेगा 5 यानी 5 इकाई यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान, तो tan थीटा देखिए tan थीटा बराबर √3 और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि cos 48 - sin 42 का मान कितना होगा। तो cos लिखिए, इसमें अगर 90 में से हम 42 घटाएंगे तो 42 होगा, तो होगा -sin 42। ठीक है, -sin 42, तो यहाँ पर cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 42 - sin 42। ठीक है, तो दोनों को घटाएंगे कितना होगा 0 होगा, तो 0 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर
कि साइन ए बराबर 3/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। और साइन थीटा फॉर्मूला क्या आता है, P/H। तो B निकाल लेते हैं, B बराबर क्या हो जाएगा, √H² यानी 5² - P² यानी 3²। तो यहाँ पर 5 5 25, 3 3 9, 25 में 9 जाएगा यानी 16, यानी B का मान निकल जाएगा 4। tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो P कितना है यहाँ पर 3 और B कितना है 4, यानी 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर है कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण हमेशा होता है, तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर है कि जब कोई दृश्यक नीचे से ऊपर देखता है तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जैसे कि इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मान लेते कोई नीचे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, तो ये नीचे से ऊपर जब देखता है तो ये बनता है उन्नयन कोण, ये बनता है उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो वो बनता है अवनमन कोण। तो ये एक प्रश्न में क्या है कि नीचे से ऊपर देखता है, नीचे से ऊपर देखता है यानी उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि एक वृत्त है इस तरह का और वृत्त को स्पर्श करेगा तो कितने बिंदुओं पर करेगा, एक बिंदु पर करेगा। देखिए प्रश्न में चेंज है, अगर कहता है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो अनंत हो जाता है, लेकिन अगर कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करता है तो एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 29 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या तथा उस रेखा के बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त है और इसमें एक स्पर्श रेखा खींच रहा है और यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या से यहाँ पर कोण जो बनाता है यहाँ पर समकोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का डैश होता है। जैसे कि एक वृत्त है और इसमें किसी बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, मान लेते इस तरह का एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो यहाँ पर स्पर्श का कोण जो है कोण बनाएगा तो ये कोण बोल रहा है कितना डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या से जब जाता है यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यानी 90 90 ये दोनों 180 हो गया। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 कोण, तो 4 कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इस 2 कोणों का योग तो यहाँ पर कितना है 90 90 180 है, तो ये कोण 2 बना, तो 360 में से 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना निकल जाएगा, ये वाला कोण निकल जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री कोण को क्या कहा जाता है, संपूरक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की लंबाई क्या होती है, πr/θ/180 डिग्री, ठीक है, πr/θ/180 डिग्री, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर की डी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, ठीक है। तो r यहाँ पर त्रिज्या है, तो त्रिज्या को अगर व्यास करेंगे तो कितना होगा, ½ πd हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डी होगा, यानी ½ πd + d, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कि 7 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, उसके दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और r कितना यहाँ पर 7, यानी r² 7 × 7, तो 7 7 काट देंगे, 7 22 154, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो 154 माइनस वृत्ताखंड का क्षेत्रफल कितना है 14, तो घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0, 5 में 1 जाएगा 4, यानी 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये तो दिया नहीं, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला का आयतन क्या होता है। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr3, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि एक घन की विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो घन की माप क्या होगी। तो घन की माप क्या होता है, यहाँ पर √3 है, ठीक है, ये दिया गया 15, और तो a बराबर कितना हो जाएगा 15/√3। तो यहाँ पर 15 को हम लोग 3 × 5 कर सकते हैं बटा √3, और 3 में 2 को √3 छिपा हुआ था, यानी 1 √3 कट गया तो 1 √3 बचा, यानी कितना हुआ ये 5√3, ठीक है, 5√3, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है
36 नंबर प्रश्न है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बर्तन ने इसे गोलाकार आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो जब एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए शंकु का आर कितना है 6, यानी 6 × 6, और शंकु की ऊंचाई कितना है 24 बराबर 4 × आर क्यू। गोला की त्रिज्या निकालना है तो 4 × 6 = 24। तो यहाँ पर कितना है 6Q, इधर आ गया आर क्यू, तो यहाँ पर क्यू कट जाएगा, यानी आर बराबर निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। आर बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्यम ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम 5 विषम संख्या, जैसे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, 1 3 4 4 5 9 9 18 18 7 कितना हो जाएगा 25 25 डिवाइड 5 5 5 25, यानी 5 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 37 का ही अथवा में दिया गया और में, यानी ये दिया गया इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसको कहते हैं, जो संख्या बार बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। प्रश्न में देखिए 3 वाला संख्या सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी इसका बहुलक हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि दिए गए त्वरण से वर्ग अंतराल 60 80 बारंबारता है। ठीक है, 60 80 का बारंबारता निकालना बोला गया। देखिए यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, कहाँ चला गया, इसको ढूंढते हैं। 60 और 80 में तो देखिए अब ठीक से नहीं है, तो पर भी देखने की कोशिश करते हैं। 60 वाला में देखिए यहाँ पर 20 है, 60 वाला में 20 है, और 80 वाला में भी देखिए यहाँ पर 80 और 20 है। ठीक है, 60 में भी 20 है और 80 में भी 20 है। अब यहाँ पर आते हैं तो 60 80 की बारंबारता, तो 60 वालों की बारंबारता है 20, और -80 वालों की बारंबारता है 20, यानी 20 - 20 कितना होगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 है। 39 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना ई के लिए निम्नों में से क्या से नहीं है। तो देखिए प्रायतः कभी भी ऋणात्मक माइनस में नहीं होता, यानी पी बराबर -1 यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 40 नंबर की एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को उछालने पर क्या क्या संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सम संख्या 1 है, 2 है, 1 4 है और 6 है, तो सम संख्या कितना है 3 है। ठीक है, सम संख्या कुल मिलाकर 3 संख्या है, और कुल मिलाकर कितना संख्या है 6, यानी 3/6, यानी काट देंगे तो 1/2, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलती है अगले वीडियो के साथ।